नमस्कार, मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ़ और आप लोग जो हैं द पॉइंट आउट देख रहे हैं। द पॉइंट आउट में हम पॉइंट को आउट करते हैं और जो पॉलिटिकल पॉइंट हैं उनको आउट करते हैं। जो चलता रहता है माइंड में कि आजकल पॉलिटिकल एक्टिविटी में चल क्या रहा है। आखिर सियासी अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, सियासत में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की सियासत में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी को आपस में कम्युनिकेट करके और बातचीत समझ करके विश्लेषण आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप भी जान सकें कि हो क्या रहा है। तो अभी क्या है, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन है और अगले कुछ महीनों में ये होने वाले हैं। संभावना है इसकी कि अक्टूबर और नवंबर के बीच ये हो सकते हैं। बहुत अधिक संभावना है कि ये अक्टूबर में हो जाए, तो इसलिए इसकी गतिविधि बहुत अधिक बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और इन 10 विधानसभा सीटें ये इसलिए आई हैं क्योंकि एक सीट पर तो इरफान सोलंकी हैं, उनको सज़ा हो गई है कानपुर के सेसरमऊ, तो वहाँ पर चुनाव है और शेष पर जो है वो विधायक जो हैं वो सांसद बन गए हैं। तो ऐसी सीटों पर हम आपको बताएंगे कि किस सीट पर क्या स्थिति है, लेकिन पूरे पर्सपेक्टिव पर बात ना करके, पूरी 10 विधानसभा पर बात ना करके हम आपको सिलसिलेवार ये बताएंगे कि किसी एक सीट पर क्या स्थिति है और वहाँ क्या होने वाला है। तो आज हम जिस विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं उसका नाम है मीरापुर मुजफ्फरनगर लोकसभा, मुजफ्फरनगर जनपद की विधानसभा सीट है एक्चुअली, लेकिन बिजनौर लोकसभा में मीरापुर विधानसभा आती है। यानी जनपद जो है वो मीरापुर का मुजफ्फरनगर है, लेकिन लोकसभा जो है वो बिजनौर है। और मीरापुर से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठजोड़ से 2022 में चंदन चौहान विधायक बने थे। बाद में आरएलडी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव में चली गई और यहाँ पर लोकसभा चुनाव में आरएलडी के ही चंदन चौहान को लोकसभा प्रत्याशी बना दिया गया। तो लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद चंदन चौहान यहाँ चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद वो बन गए सांसद और सीट हो गई रिक्त। अब इस रिक्त सीट पर चुनाव होना है और यहाँ पर अभी तक जो है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ये फॉर्मली तो ये तय नहीं किया है कि यहाँ कौन चुनाव लड़ने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा चर्चाएं रोज़ आती रहती हैं कि आज इनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है, आज इनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बड़ी दावेदारी है। समाजवादी पार्टी में 40 से ज़्यादा प्रत्याशी जो हैं वो दावेदारी कर आए हैं और अखिलेश यादव ने उनका इंटरव्यू भी किया था सभी का। वो इंटरव्यू की बातचीत भी हम आपको बताएंगे कि क्या बातचीत उस इंटरव्यू में हुई थी, अखिलेश यादव ने क्या पूछा था उनसे। और इसके साथ राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी, जहाँ इस सीट की जिनकी प्रमुख दावेदारी है, यहाँ से उनके विधायक भी रहे हैं चंदन चौहान, जिन्होंने इस्तीफा दिया रिक्त हो स्थान, तो उनकी प्रमुख दावेदारी है। तो आरएलडी को भी यहाँ काफ़ी उसमें दावेदारी की लंबी लाइन है। हालांकि वो वहाँ से एक इंडिकेशन ज़रूर हुआ है किसी को चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन किसके लिए वो इंडिकेशन हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। मगर आरएलडी जो है वो यहाँ पर प्रमुख दावेदार है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी की बात हमने की है और एक तीसरी राजनीतिक पार्टी है यहाँ पर जिसका काफ़ी समय टिकटों की दावेदारी उनके यहाँ से भी काफ़ी की जा रही है, वो है आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी से भी काफ़ी दावेदारी यहाँ प्रत्याशी कर रहे हैं और 10 से 11 प्रत्याशी उनके यहाँ भी लाइन में है। कैलिबर बढ़ गया है आज़ाद समाज पार्टी का, खासकर नगीना चुनाव में जब से चंद्रशेखर आज़ाद की जीत हुई है तब से। नगीना चूँकि पास में ही है, यहाँ से अधिक दूर नहीं है, 50 किलोमीटर दूर है, तो इतने पास में के असर थोड़ा रहता है। तो यहाँ इस विधानसभा पर भी नगीना का असर है। तो यह आज़ाद समाज पार्टी से भी टिकट लेने वालों की डिमांड है, दौड़ है। इसके अलावा एक और यहाँ पर एक और राजनीतिक पार्टी है जिसके लोग टिकट मांगने की जस्तुजू में लग रहे हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। पोस्टर होर्डिंग लगे हैं, उसी से पता चल जाता है कि कौन क्या चल रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी है। और आप लोग ये सवाल भी कर सकते हैं कि आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों गठजोड़ में हैं, दोनों गठबंधन में हैं, लेकिन दोनों जो हैं वो अलग अलग उनके टिकट क्यों मांग रहे हैं। ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि जब यहाँ लोकदल का विधायक था तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें राष्ट्रीय लोकदल को जो विधानसभा सीट दी जाएगी, बहुत अधिक संभावना है कि वो विधानसभा सीट मीरापुर होगी। तो जब मीरापुर विधानसभा सीट लोकदल को मिल रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण वो पूरे
विधानसभाओं में अपने होर्डिंग पोस्टर क्यों लगा रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कोई कन्फ्लिक्ट है आरएलडी के बीच में, बीजेपी के बीच में, या किस प्रकार का समझौता है कि हम दोनों लड़ेंगे? तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। खैर, हम बात करते हैं पहले मीरापुर विधानसभा सीट की इक्वेशंस की। देखिए, मीरापुर विधानसभा सीट को आप ये समझिए कि लगभग 3.25 लाख मीरापुर विधानसभा सीट के वोटर हैं और कभी कभी 70% और अमूमन जो है 60 से 65% मतदान यहाँ हो जाता है। और इस सीट पर 1,40,000 वोट जो है सो सिर्फ मुसलमानों की है और जाट कम्युनिटी जो है उनकी भी यहाँ 28 से 30,000 वोट है। गुजर कम्युनिटी जो है उनके यहाँ 20 से 22,000 वोट है। और इसके बाद दूसरी जो जातियाँ हैं उनमें खासकर जो है पाल है जो 15 से 20,000 के आसपास उनकी संख्या आती है। कश्यप हैं, ठाकुर हैं, थोड़े से लगभग 3-4 हज़ार, लेकिन कश्यप की आबादी जो है वो 8 से 8,000 के आसपास हो सकती है। तो कुल मिलाकर के आप कहें तो ये मुस्लिम बाहुल सीट है। और पिछले कुछ समय से इस बार यहाँ चंदन चौहान विधायक थे। चंदन चौहान ने प्रशांत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे जो गाज़ियाबाद रहते थे, अमूमन यहाँ लड़ने के लिए आए थे, उनको हराया था और बहुत बड़ी जीत चंदन चौहान को मिली थी। चंदन चौहान से पहले यहाँ प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के अवतार सिंह भडाना और उन्होंने समाजवादी पार्टी के लियाकत अली कुरैशी को हराया था। नज़दीक का अंतर था चुनाव में 2017 में। तो अवतार सिंह भडाना 5 साल यहाँ विधायक रहे थे। तो उससे पहले यहाँ बसपा के विधायक थे मौलाना जमील। उससे पहले ये सीट जो है एक्चुअली पहले एससी में आती थी, 66 विधानसभा सीट, इसका नाम था सुरक्षित, उसी में मीरापुर लगता था, लेकिन नया परिसरम हुआ। पहले इस सीट का नाम मोरना विधानसभा था, मोरना विधानसभा का नाम बदल के मीरापुर विधानसभा हुआ और मीरापुर को इसमें कनेक्ट किया गया। एक्चुअली इसमें एक ही टाउन है मीरापुर, पहले ये टाउन इसमें कनेक्ट नहीं था। इस पर भी बात करेंगे कि भाई मीरापुर टाउन है तो क्या मीरापुर का कोई नेता चुनाव लड़ रहा है? खैर, इस पर भी ये तो हम डिटेल बातचीत है तो इस पर भी हम बताएंगे। तो अभी क्या है कि मीरापुर जो विधानसभा सीट है 1,40,000 की आबादी के मुसलमान यहाँ पर रहते हैं। तो पहली परिस्थिति इसी बात को रीड करके इस तरह की चर्चा है, इस तरह की परिस्थिति बन रही है कि ये आश्चर्यजनक हो सकता है कि चारों पार्टियां जो हैं उनको प्रत्याशी बनाने में पहली पसंद उनकी मुसलमान बन गया है। चारों पार्टियां इस बारे में विचार कर रही हैं कि वो मुसलमान को ही प्रत्याशी यहाँ बनाएं। 1,40,000 वोट हैं, संभवतः आसान है कि जहाँ भी मुसलमानों का या तो अधिक प्रतिशत जिनको मिल जाए या फिर अब अलग अलग कारण है इसमें, कौन कौन टिकट मांग रहे हैं मैं इस पर बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि किस किस की जीत की क्या संभावनाएं हैं। तो अगर आप पार्टीवार सुनना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि पार्टीवार क्या स्थिति है। तो पहले आरएलडी की बात की जाए। आरएलडी में यूँ तो टिकट मांगने में 8 से 10 लोग हैं, लेकिन एक इंडिकेशन मिला है कि एक बार यहाँ के एक नेता हैं, उनका नाम है अमीर आलम, जो पूर्व में सांसद रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। एक्चुअली वो कैराना के नेता हैं और गढ़ी पुख्ता उनका एक बेल्ट है, गढ़ी पुख्ता के वो रहने वाले हैं। उनके बेटे नवाजिश आलम बुढ़ाना से विधायक रहे हैं, मुजफ्फरनगर में रहते हैं। तो इस प्रकार का इंडिकेशन मिला है कि आरएलडी ने उनको कहा है कि आप जाइए चुनाव में, आपको ग्रीन सिग्नल है। जयंत चौधरी ने कहा कि आपको ग्रीन सिग्नल है, आप जाइए चुनाव में, आपको लड़ाएंगे। कारण ये हो सकता है कि उनको लगता है कि आरएलडी से ही, चूँकि लोकसभा सांसद रहे थे वो अमीर आलम, फिर राज्यसभा सांसद रहे, एक बार विधायक भी रहे आरएलडी से, और चौधरी अजीत सिंह से काफ़ी उनकी नज़दीकी थी। तो जयंत चौधरी कहीं से उनके इमोशंस हैं फादर वाले, तो उनको लगता है कि ये मजबूत नेता हैं। हाल ही का अमीर आलम के लोकदल में आने को लेकर के लोकदल के बहुत सारे कार्यकर्ताओं में खासकर जाटों में नाराज़गी थी। वो क्या कारण था उस पर बातचीत करेंगे। वो दंगों को लेकर के कुछ इशूज़ हैं, वो बाद में बात होगी। फिलहाल की स्थिति है कि नवाजिश आलम को यहाँ ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि आप जाइए। इसके साथ साथ एक दूसरे नेता हैं, वो आरएलडी के काफ़ी कमिटेड नेता हैं और पूर्व में आरएलडी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। उनका नाम है अजीत राठी। उनकी भी अधिक संभावना है कि उनको भी यहाँ चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो बहुत अधिक संभावना है कि आरएलडी किसी को चुनाव लड़ाएगी। तो 2 ही कंडीशन उनके सामने है। एक है उनके पास, वो या तो मुसलमान लड़ाएगी। मुसलमान लड़ाने से आरएलडी को ये फ़ायदा है कि आरएलडी ये कह सकती है कि जो 8 विधानसभा सदस्य उनके हैं, 8 विधायक उनके हैं, तो आरएलडी ये मजबूती के साथ कह सकती है कि हमारे जो
वोटर है, जो मुसलमान वोट हमको पड़ा है, वो हमारे पास ही रहना चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए। एक तो ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहती है कि हम आज भी आपके साथ हैं। और ऐसा इंडिकेशन जयंत चौधरी ने अभी यहाँ पर एक नेम प्लेट वाला इशू हुआ था, तो नेम प्लेट वाले इशू में ये कह करके भी किया था कि कुर्ते पर भी अपना नाम लिखा लें क्या, यानी उन्होंने अपोज किया था स्टेट गवर्नमेंट के योगी आदित्यनाथ के उस डिसीजन को उन्होंने अपोज किया था। तो इसलिए ऐसा भी लग रहा है कि अपनी जो लाइन है जयंत चौधरी की, जो उनकी राजनीतिक लाइन है कि वो कमेरे वर्ग की सियासत करते हैं, किसान मजदूर की सियासत करते हैं, तो किसान मजदूर की सियासत की तरफ ही वो जाना चाहेंगे और वो सांप्रदायिकता के टैग लगने से बचना चाहते हैं। एक और बात है इम्पोर्टेंट, कल वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के जो सेंटर को आपने देखा होगा संसद में जो हुआ है, बहुत सारे जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के जो सहयोगी दल है, जैसे टीडीपी है, जेडीयू है या आरएलडी है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं से ये मैसेज जाने लगा है कि हिंदुत्व के पॉलिटिक्स का बहुत मजबूत अब फ्यूचर नहीं है। तो इसलिए वो सेकुलरवाद के पॉलिटिक्स की तरफ, यानी भाईचारे के पॉलिटिक्स के सबका उद्भव होने लगा है। तो जयंत चौधरी जब समाजवादी पार्टी को छोड़कर गए थे, तो तब भी उनके जाने की वजह हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के प्रति उनका झुकाव नहीं था, बल्कि वो अखिलेश यादव के साथ उनकी बातचीत जो फेल हो गई थी, वो एक वजह थी। तो इसलिए इस बात की संभावना है कि यहाँ नवाजिश आलम को ही चुनाव लड़ा सकते हैं जयंत चौधरी। हालांकि उनकी जीत की कितनी संभावनाएं होंगी, इस पर हम बाद में बातचीत करेंगे। दूसरी राजनीतिक पार्टी है समाजवादी पार्टी। वहाँ 42 नेताओं ने टिकटों की मांग की है। अखिलेश यादव भी आश्चर्यचकित थे और अचंभित थे, और जब लखनऊ में ये लोगों ने जाकर के उनसे बातचीत की थी, अखिलेश यादव जी ने इनका इंटरव्यू लिया था, सबसे पूछा था किस नेता ने दावेदारी की, एक ने खड़ा होकर कहा साहब मैं हूँ, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो अखिलेश ने बहुत बड़ी स्क्रीन पर उनका बूथ खोलकर बताया था कि यहाँ से आप इतनी वोट दिला पाए समाजवादी पार्टी को और आप विधायक बनना चाहते हैं। कई संभावित प्रत्याशियों के साथ उन्होंने किया। बहुत बड़े बड़े नाम हैं उसमें। जैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हमारे यहाँ एक चर्चा है कि ये प्रत्याशियों की सूची जो है वो जिलाध्यक्ष हैं वो लेकर के गए थे, तो जिलाध्यक्ष ने जब वो सूची उनके सामने रखी तो कहा कि साहब मैं भी लड़ना चाहता हूँ, तो अखिलेश जी ने कहा तुम भी अपना नाम लिख लो। हालांकि बहुत अधिक संभावना है कि वो अब समाजवादी पार्टी जो है, पहले तो गुर्जर को यहाँ किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना चाहती थी, जिसमें कई नाम थे। मुखिया गुर्जर एक नाम है, आदर्श कुमार एक नाम है। आदर्श कुमार जो है रिटायर्ड IAS हैं और VRS लिया उन्होंने स्वेच्छा से, और मुखिया गुर्जर जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, खासकर अपनी जाति गुर्जर समाज की राजनीति में काफ़ी एक्टिव हैं, और समाजवादी पार्टी में भी काफ़ी समय से वो क्रियाशील हैं। इसके अलावा मुस्लिम्स में काफ़ी दावेदारी है। जो इम्पोर्टेंट दावेदारी है उसमें वो कादिर राणा की है। कादिर राणा खुद चुनाव लड़ेंगे, इसको तो मैं श्योरली मुझे लगता है कि ये तो नहीं मुझे लग रहा है, मगर मुझे इस बात की संभावना दिखाई देती है कि कादिर राणा अपनी पत्नी और अथवा अपने बेटे को यहाँ चुनाव लड़ाएंगे। और जिस तरह की आपने उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनावों में समाजवादी पार्टी का भी डिज़ाइन देखा है, जिस डिज़ाइन की चर्चा जो है अखिलेश यादव करते हैं, जो स्ट्रेटजी उनकी देखी है, तो उसमें आपने देखा है पुष्पेंद्र सरोज, उनको चुनाव लड़ा दिया उन्होंने। पुष्पेंद्र सरोज को, जो इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं, तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को लड़ा दिया। दिवंगत मनोवर हसन, तबस्सुम हसन की बेटी इकरा हसन, उनको लड़ा दिया। तो नई लीडरशिप जो है वो श्रेया वर्मा को भी लड़ाया था, वो तो हार गई, लेकिन नई लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं अखिलेश यादव। तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वो कादिर राणा के बेटे को चुनाव लड़ाए। दूसरी स्थिति यह है कि गुर्जर को चुनाव ना लड़ाने के पीछे एक फीडबैक गया है यहाँ से। हिंदू जातियाँ, जो दूसरी हिंदू जातियाँ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में फीडबैक गया है, वो आरएलडी में फीडबैक गया है और सपा में फीडबैक गया है। तीनों राजनीतिक दल के पास ये फीडबैक बहुत मजबूती से पहुंचा है कि गुर्जर जो है उसको आप मीरापुर विधानसभा में मत लड़ाइए। आप गुर्जर से हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की भी बात है, तीनों राजनीतिक दल में हमें गुर्जर से हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। गुर्जर को आप जहाँ चाहें वहाँ चुनाव लड़ा लीजिए, लेकिन मीरापुर विधानसभा मत लड़ाइए, क्योंकि ऐसा टैग लगता जा रहा है कि गुर्जर सीट जो है वो मीरापुर बन गई है। तो 20-22 हज़ार वोटों में अगर गुर्जर सीट मीरापुर गुर्जरों की सीट है, तो फिर 28,000 जाट है और फिर 1,40,000 मुसलमान है। तो इस बात को लेकर के बड़ी बड़ी बात होने लगी है। मुझे लगता है कि अब कोई राजनीतिक पार्टी वो गुर्जर को प्रत्याशी बनाते हुए मीरापुर में सोचेगी, लेकिन वो ये देखने वाली बात है कि वो कब किसको कहाँ टिकट मिलता है। खैर, लोकदल की बात हुई, समाजवादी पार्टी की बात हुई, मैंने आपको बताया, और बहुत अधिक संभावना वहाँ ये है कि कादिर राणा के बेटे को ही टिकट हो। हालांकि इसमें चीज़ें बदलेंगी, वो समय के साथ देखा जाएगा। दूसरी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मुझे आश्चर्य है कि आरएलडी जब यहाँ टिकट की मजबूत दावेदार है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे यहाँ टिकट मांग रहे हैं। एक अभिषेक चौधरी हैं जो काफ़ी
ज़मीनी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो टिकट मांग रहे हैं। उन्होंने आवेदन किया है। अभिषेक चौधरी गुजर खतौली से ही पहले टिकट मांग रहे थे, वो गुजर हैं, टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत चौधरी, वही जो पहले यहाँ आए थे, वो टिकट मांग रहे हैं। अमित चौधरी एक हैं, वो भी एक टिकट मांग रहे हैं। वो अमित चौधरी जो है अनुज पहलवान एक सीईओ हैं, उनके भाई हैं, प्रमुख रहे हैं अमित चौधरी, वो टिकट मांग रहे हैं। सुनील भराला, वो पंडित सुनील भराला हैं, वो राज्य मंत्री का दर्जा उनका स्टेटस रहा है, वो टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के बहुत होर्डिंग पोस्टर यहाँ लगे हुए हैं, तो सीट जो है कहीं से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये इंडिकेशन है कि हमको भी जा सकती है। तो भाजपा के लोग भी, हालांकि ये बात चौंकाती है बतौर पत्रकार। मैं भी सोचता हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि या तो आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी एक ही व्यक्ति उन पर टिकट मांगे, या फिर दोनों राजनीतिक पार्टियाँ चूँकि गठबंधन में है तो अलग अलग क्यों मांग रही हैं। तो आरएलडी की, भारतीय जनता पार्टी की बात हमने कर ली, सपा की बात हमने कर ली आपको, और अब हम आपको बताते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है, बसपा की क्या स्ट्रेटजी है। तो देखिए, बसपा जो है इसमें थोड़ा सा अलग चल रही है। बसपा का जो पॉइंट है वो ये है कि वो ये देख रही है कि वो जाट और मुसलमान में से एक लड़ाना चाहती है। मुस्लिम लड़ाने के पीछे ही बसपा का बहुत अधिक कंसंट्रेशन है, और मुसलमान के अलावा बसपा जो है वो जाट लड़ाना चाहती है। तो इनके पास मनोज मांडी है बसपा के पास में, जिनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मनोज मांडी जो है, एक्चुअली उनका पूरा नाम मनोज बालियान है, लेकिन मांडी उनका गांव का नाम है, इसलिए मनोज मांडी कहते हैं। मनोज मांडी फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और उनका बहुत बड़ा सीरम का कारोबार है। वो आपने सुना होगा टीवी पर, यूट्यूब पर आपने बहुत देखा होगा कि एक भैंसा है 1.5 करोड़ का, अर्जुन नाम है उसका, एक दूसरा भैंसा है नकुल, तो एक दूसरा भैंसा है, तो वो उनका कारोबार है, सीरम का कारोबार है। तो वो बहुत लोकप्रिय आदमी है मनोज मांडी भी। तो बसपा उन पर दांव खेल सकती है। हालांकि बसपा की पहली पसंद मुसलमान प्रत्याशी ही है, और मज़ा आएगा आपको आगे की बातचीत में। अभी रोमांच बनना शुरू हुआ है। आज़ाद समाज पार्टी जो है वो अलग लाइन पर चल रही है। आज़ाद समाज पार्टी ने, अगर सभी राजनीतिक पार्टियाँ मुस्लिम लड़ाती हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी ने इसकी एक काट ढूंढी है। एक्चुअली मीरापुर विधानसभा जो है उसमें 1,40,000 मुसलमान हैं, लेकिन जातियों में विभक्त भी है यहाँ, और 55 से 60,000 जो बिरादरी है यहाँ, वो मुस्लिम झोजा बिरादरी है। तो आज़ाद समाज पार्टी का पूरा फोकस इस बात पर है कि वो मुस्लिम झोजा बिरादरी से प्रत्याशी लेकर के आए। और यहाँ उनके साथ कुछ नाम है, जिनमें से एक नाम जो सबसे मजबूत नाम इस समय यहाँ चर्चा में है, वो है जाहिद हसन का नाम। जाहिद हसन जो है वो इंडिया की टॉप मोस्ट सिक्योरिटी एजेंसीज़ में से एक काउंट होती है, तो उसको जाहिद हसन चलाते हैं। जाहिद हसन जो है वो उनका प्लस ये है कि वो पढ़े लिखे हैं, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी वो चलाते हैं, उनको निर्विवादित छवि है, उनका कोई विवाद उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और उनका थोड़ा सा नेगेटिव ये है कि वो क्षेत्र से बाहर रहते हैं, लेकिन उनके फादर जो हैं उनकी क्षेत्र में अच्छी इमेज है। दूसरा नाम जो है वो आज़ाद समाज पार्टी से वो एक मोनिस हैं। मोनिस हाल ही का वो प्रधानी का चुनाव लड़े थे, हार गए थे। जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे, हार गए थे। लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी सिफारिश जो है वो एक बहुत बड़े मौलाना हैं, बिहार के पटना के बहुत बड़े मौलाना हैं, वो कर रहे हैं। हमको कोई गुरेज नहीं है नाम बताने से। तो मौलाना सज्जाद नौमानी साहब जो हैं वो, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। हाल ही का मोनिस जो है वो क्षेत्र में पहले 2 चुनाव लड़ चुके हैं। अनफॉर्चुनेट दोनों ही चुनाव जो है वो, एक प्रधानी का, एक जिला पंचायत का, हार गए हैं। ओपी मोड़ा गाँव के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक गुफरान अहमद हैं, इसके अलावा एक कामरान है, इसके अलावा एक अमित कसाना है। यानी आज़ाद समाज पार्टी में भी कैंडिडेट्स हैं। तो अभी क्या है सबसे इंटरेस्टिंग बात? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि समाजवादी पार्टी को लगता है कि मुसलमान लड़ाया जाना चाहिए, बसपा को लग रहा है कि मुसलमान लड़ाया जाना चाहिए। 2 पसंद में से मनोज मांडी में से और एक मुस्लिम, तो दोनों में से एक पसंद जो है बसपा की मुसलमान है। आरएलडी का लगभग दिखता है कि उन्होंने नवाज आलम को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि नवाज आलम के साथ बहुत सारे इशूज़ हैं जब वो चुनाव लड़ने आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ एक गाँव है सीकरी, ये पॉलिटिकल बातचीत है, बहुत इंटरनल स्टोरी है। सीकरी में एक जमशेद प्रधान हैं, तो एक मर्डर हुआ था, तो उस मर्डर में जमशेद प्रधान जोजा बिरादरी से हैं, तो उस मर्डर में जो दूसरे थे वो नवाज आलम का उनको समर्थन हो गया। इस प्रकार की बातचीत यहाँ कुछ लोग बताते हैं। और जमशेद प्रधान जो थे वो विरोधी उनके हो गए, तो उनको वो सज़ा भी हो गई जमशेद प्रधान को। तो जो जोजा बिरादरी है तो वो नवाज आलम को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव है, आक्रामक है, नहीं चाहती है। एक नाम आज़ाद समाज पार्टी में और चल रहा था, वो है शाहनवाज राणा का नाम। और शाहनवाज राणा जो है वो उनके सगे चाचा हैं कादिर राणा। ऐसी परिस्थिति में शाहनवाज राणा के चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, ये भी देखने वाली बात है। बहुत कम संभावना है कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसे उनके लोग बातचीत कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो रोचकता आएगी चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में लोकदल जो है वो मुस्लिम लड़ा रही है। समाजवादी पार्टी का मन है कि मुस्लिम लड़ाने का, आज़ाद समाज पार्टी ने झोजा मुस्लिम लड़ाने का मन बना ही लिया है लगभग। उनके यहाँ के जितने सर्वे गए हैं तो वो काफ़ी उनके पॉजिटिव हैं। और एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात है, और वो ये है कि
चारों राजनीतिक पार्टी जो है वो मुसलमान प्रत्याशी दे सकती हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो उत्तर प्रदेश में चुनाव के दृष्टिकोण से पहली बात होगी। जीतेगा कौन ये अभी कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जीतेगा कौन ये जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है तो उस समय हम अलग तरह का विश्लेषण करते हैं। जब चुनाव नज़दीक आता है तो हम गलियों को देखते हैं, चौबारों को देखते हैं, मोहल्लों को देखते हैं, मिजाज को देखते हैं, बयानों को देखते हैं, मेंटलिटी को पढ़ते हैं। उपचुनाव अलग तरह का चुनाव होता है। उपचुनाव जो है वो विचारधारा से अलग व्यक्तिगत संबंधों पर भी आधारित चुनाव होता है। ऐसे चुनाव में ऐसे व्यक्ति का चुनाव लड़ना ज़्यादा अहम हो जाता है जो धन बल से और छवि के लिहाज से, धन बल से, छवि से मजबूत हो। यानी वो ऐसा व्यक्ति हो जिसको क्षेत्र के लोग जो हैं व्यक्तिगत संबंधों पे भी उसको वोट करना पसंद करें। तो और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, देखिए उपचुनाव से उत्तर प्रदेश की सियासत पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत पर बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और इसलिए फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है उनको अपनी पावर को दिखाना है कि आज भी मेरा कंट्रोल है, और अखिलेश यादव जो है उनको मैसेज कंटिन्यू करना है कि जो लोकसभा चुनाव में हमने मोमेंटम बनाया है वो मोमेंटम हमारा बरकरार है। आपको क्या लगता है कि मीरापुर विधानसभा से कौन प्रत्याशी हो सकता है? आप नीचे लिखकर हमें बताइएगा ज़रूर। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि अभी वर्तमान की परिस्थिति ये है कि चारों राजनीतिक पार्टी, जो महत्वपूर्ण चारों राजनीतिक पार्टी हैं, उनकी पहली पसंद जो है वो मुस्लिम समाज से आने वाला प्रत्याशी है। धन्यवाद, नमस्कार।